हेलो एवरीवन। आज हम यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो आज का पेपर हमारा हुआ है 28 अगस्त को, उसका हम रिव्यू करेंगे, उसके क्वेश्चंस भी देखेंगे और जो क्वेश्चंस स्टूडेंट्स ने बताए हैं, जितना उनको याद था, जितना वो रिमेंबर कर पाए हैं, उतने क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ। और क्या इसका रिव्यू है पूरे ओवरऑल एग्ज़ाम का पेपर 1 पेपर 2 से, और इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकते हैं, इसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करें तो एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था टैक्स क्रोनोलॉजी से रिलेटेड। हमें अर्लीस्ट से लेटेस्ट में बनाना था और क्वेश्चंस ऐसे था: मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, कमोडिटी टैक्स, बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स और एंजल टैक्स। अब इससे कौन कौन सा था, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसके ये ईयर भी लिख दिए हैं कि कौन कौन से ईयर में था। अब इसका जो भी कोड रहा होगा, अब आपको अर्लीस्ट से लेटेस्ट में इसको अरेंज करना था। तो ये अगर हमारे पास डेट पता है तो हम उसको अरेंज कर सकते हैं। सबसे हमारा अर्लीस्ट है ये ऑप्शन नंबर ए, उसके बाद हमारा है ऑप्शन नंबर सी, मतलब ऑप्शन 3 या सी, और उसके बाद हमारा एंजल, और उसके बाद कमोडिटी टैक्स। तो इस तरह से हमारा इसमें क्रोनोलॉजी सेट होगी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक स्टूडेंट ने हमें यहाँ पे दिया है, हमें सेविंग फंक्शन दिया हुआ था और हमें बताना था कि कौन सा इसमें करेक्ट है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो मैं आपको आंसर बता दे रही हूँ, सॉल्व करने के बाद हमें पता चलेगा कि कौन सा करेक्ट है। तो इसमें हमारा APC ग्रेटर होगा MPC से। मैं आपको डिटेल में, जब पूरे पेपर आ जाएगा तो मैं आपको डिटेल में कराऊंगी। अभी मैं आपको आंसर्स बता दे रही हूँ। एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने मुझे लिख के दिया था, वो हमें प्रोडक्शन फंक्शन दिया है। और अगर हम देखें ये वाले क्वेश्चन को, तो जो हमें जून में क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका मैंने ऑलरेडी जून 2024 के मैंने सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं अपने चैनल पर, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो उसी क्वेश्चन से ये ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, लेकिन इसमें बस होमोजीनियस ऑफ डिग्री पूछा है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे लेमडा के साथ, तो हमारा ये होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 आएगा। तो इसका ऑप्शन हमारा 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पब्लिक गुड से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, कुछ स्टेटमेंट पूछा था। अब पूरा स्टेटमेंट रिमेंबर नहीं है स्टूडेंट्स को जिसने मुझे बताया। उसके बाद क्रोनोलॉजी आई थी कमेटी से रिलेटेड। तो मैंने कमेटी से रिलेटेड भी वीडियोस कराए थे, सारी क्रोनोलॉजी एक साथ कराई थी। तो इससे रिलेटेड कमेटी से रिलेटेड आया था कि कौन सी कमेटी क्या करती है। अब जिसको याद था उसको बस तारापुर कमेटी याद थी। तो ये कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी से रिलेटेड है। उसके बाद नैश इक्विलिब्रियम से एक क्वेश्चन आया था, हमें बॉक्स दिया हुआ था क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ था जिसमें आंसर जो है वो 4 and 4 राइट आंसर था, क्योंकि यही एक नैश इक्विलिब्रियम बन रहा था अकॉर्डिंग टू द टेबल। अब टेबल रिमेंबर नहीं है कि एग्जैक्ट टेबल क्या था, बट आंसर इसका 4 and 4 ही करेक्ट होगा। उसके बाद इकोनोमेट्रिक से कुछ टर्म्स और कुछ मॉडल थे, और उसके टेस्ट का मैच द फॉलोइंग करने से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। अब हेटेरोस्कैडेसिटी टेस्ट है, तो उसको दिया था, मतलब हेटेरोस्कैडेसिटी को किस टेस्ट से हम करते हैं, तो वाइट टेस्ट। स्पेसिफिकेशन ऑफ एरर को हम रैमसेट टेस्ट लगाते हैं उसके लिए। थर्ड ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन के लिए ब्रूश गॉडफ्रे टेस्ट लगाते हैं, और एक कोई फोर्थ था, वो स्टूडेंट को रिमेंबर नहीं था। तो इस तरह से अगर आपने ये सब भी मैच किया हो तो कोड मैच हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन एग्जैक्ट याद नहीं है। BOP के इम्पैक्ट से रिलेटेड स्टेटमेंट पूछा था कि इम्पैक्ट क्या होगा अगर डिक्रीज करेंगे इंपोर्ट को, इंक्रीज करेंगे एक्सपोर्ट को, तो कैसा इम्पैक्ट था, तो उससे क्वेश्चन था। उसके बाद FRBM एक्ट की डेट पूछी थी मैच ऑफ द फॉलोइंग में। अब वो एग्जैक्ट तो नहीं याद है, बट जो FRBM एक्ट है वो 2000 में आया था, जबकि उसको पास 2003 में किया गया था। अब FRBM एक्ट क्या है, तो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। अब 15 फाइनेंस से ये क्रोनोलॉजी में लगाने को आया था कि क्राइटेरिया क्या है और उसके वेटेज के हिसाब से क्रोनोलॉजी में करना था। तो ये 14 फाइनेंस का है, ये 15 फाइनेंस का है। तो सबसे बड़ा क्रोनोलॉजी में जो सबसे बड़ा था वो था इनकम डिस्टेंस। उसके बाद हमारा आएगा पॉपुलेशन 2011 का, फिर एरिया, तो शायद पॉपुलेशन नहीं दिया था, इनकम डिस्टेंस दिया था, एरिया दिया था, और फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, और सबसे कम था हमारा टैक्स एफर्ट। तो अगर जिसने इस अकॉर्डिंग किया होगा तो उसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं 15 फाइनेंस से ग्रांट से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन इससे आया था, शायद रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट या कुछ किससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ग्रांट दिए जाते हैं, तो वो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में दिए जाते हैं। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन के ऑप्शंस नहीं याद हैं। मैच तो फॉलोइंग आया था, एड वॉलरम टैक्स क्या होता है, स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है, कंपाउंड टैक्स क्या होता है, तो उसको मैच करना था। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ये मैच हो जाता है। उसके बाद
गेम थ्योरी से भी मैच करने को क्या था कि किसने दिया है, तो ये न्यूमैन एंड मॉर्गेनस्टर्न ने दिया है। ये ऑलरेडी मैंने बहुत आप लोगों को क्रोनोलॉजी कराई है, उसमें मैंने कराया है ये। उसके बाद कैश बैलेंस अप्रोच, ट्रांजैक्शन अप्रोच, बाउमल, ये सारे आपको क्रोनोलॉजी में लगाने को पूछा था। तो सबसे पहले आपका कैश बैलेंस अप्रोच आया था, फिर ट्रांजैक्शन अप्रोच आया था, तो इससे सेट हो जाता कोड। उसके बाद कॉस्ट थ्योरम के अजम्पशन आए थे। तो कॉस्ट थ्योरम का एक दो अजम्पशन, जैसे ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होता है, उसमें प्रॉपर्टी जो राइट्स होते हैं वो ऑलरेडी डिसाइडेड होती हैं। तो ये सारा, अब स्टेटमेंट क्या दिया था एग्जैक्टली नहीं याद है, अब उसके अकॉर्डिंग इसको हमें सेट करना था। उसके बाद अगर आते हैं तो एक मुझे पता चला एक ऐसा कुछ फिगर था और उस फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब इसमें ये मोनोपोली की प्राइस है और ये मोनोपोली की क्वांटिटी है, ये शायद कंपटीशन की प्राइस है और ये उसकी क्वांटिटी है, और कुछ ऐसे ही कुछ फिगर था और उसमें प्रोड्यूसर सरप्लस, डेड वेट लॉस्ट, ये पूछा था। तो एग्जैक्ट पूरे क्वेश्चन नहीं याद है। अब प्रोड्यूसर सरप्लस इसमें क्या होगा, तो प्रोड्यूसर का सरप्लस ये है क्योंकि प्राइस बढ़ने के बाद ये सरप्लस उसका होगा, और उससे क्या माइनस कर देंगे, ये वाले माइनस कर देंगे, तो वो प्रोड्यूसर का सरप्लस निकल जाएगा। अब डेड वेट लॉस किसे कहते हैं, तो ये वाला जो ट्रायंगल वाला पोर्शन है B + C, ये तो ये डेड वेट लॉस होगा। और बाकी जो भी क्वेश्चन था तो ये फिगर को देख के इजिली हो जाता है क्वेश्चन। उसके बाद ये मुझे पता चला कि अनसीन पैसेज इस बार जो नॉर्मली हमें पूछा जाता था वैसा नहीं था, इस बार अनसीन पैसेज कैलकुलेटिव था। इसमें क्या था, हमसे पूछा था फिजिकल डेफिसिट से रिलेटेड क्वेश्चन, प्राइमरी डेफिसिट से रिलेटेड, ट्विन डेफिसिट से रिलेटेड, और कुछ परसेंटेज ऑफ जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। अब एग्जैक्ट डेटा तो नहीं याद क्योंकि वो अनसीन पैसेज थोड़ा सा तो था ही लंबा, उतना रिकॉल करने किसी के लिए ईजी नहीं है। तो करेंट अकाउंट डेफिसिट दिया हुआ था, टोटल रिसीट दिया हुआ था, इतना जिन्होंने रिकॉल कर पाए हैं इन्होंने बताया। बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, अगर जिसको आता होगा ये वही कर पाएगा। अगर हम देखें इस क्वेश्चन में तो अब धीरे धीरे अनसीन पैसेज का पैटर्न चेंज कर रहा है, तो उस हिसाब से अब आपको प्रिपेयर करना है। पहले जैसा अनसीन पैसेज नहीं दिया है, अब एक ग्राफिकल दिया था और एक ये ऐसा क्वेश्चन दिया था। तो ऐसे क्वेश्चंस की भी प्रिपरेशन पहले तक नहीं करते थे बट अब करनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन इसलिए मैं इसका आंसर तो बाद में जब क्वेश्चन पूरा मिलेगा तब मैं आप लोगों को कराऊंगी, बट ऐसा क्वेश्चन इसके लिए प्रिपेयर करना है तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको इंक्लूड की हूँ। अब ग्रेविटी मॉडल से एसोसिएशन से कुछ क्वेश्चन था, उसमें ऑप्शन दिए थे किसे एसोसिएट है, जीडीपी, डिस्टेंस और कुछ था वो याद नहीं है। तो अब इसके आंसर की अगर हम बात करें तो ये वाला पेपर जून 2024 में एक ग्रेविटी मॉडल से क्वेश्चन आया हुआ था, उसी को थोड़ा सा घुमा के इसमें पूछा है। तो ये मैंने इस वीडियो में कराया है तो आप ज़रूर देखिएगा। अब इसमें ग्रेविटी मॉडल में होता क्या है, ये पिछली बार आपको फॉर्मूला पूछा था, इसी फॉर्मूले से बेस्ड इस बार वर्ड के फॉर्म में पूछ लिया है। तो इसमें क्या है, जीडीपी और डिस्टेंस है, क्योंकि एक कांस्टेंट होता है हमारा TIJ, वैल्यू ऑफ ट्रेड एंड बिटवीन INJ बताता है, YI हमें जीडीपी ऑफ कंट्री I बताता है, YJ जीडीपी ऑफ कंट्री J बताता है, और ये DIJ हमें क्या बताता है, डिस्टेंस बिटवीन I एंड J कंट्री। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकेंड यहाँ पे करेक्ट था। अब ट्रेजेडी ऑफ कॉमन से रिलेटेड कुछ इन्वायरमेंटल बुक्स से पूछी थी। अब ये ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स स्टूडेंट को इसलिए याद था क्योंकि ये जून में भी पूछा गया था क्वेश्चन, तो इसीलिए इसको गैरेट हार्डिन ने दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर है। मैंने ऑलरेडी इस वाले वीडियो में कराया भी था। अब नोबेल प्राइज़ विनर से रिलेटेड क्रोनोलॉजी पूछी गई थी। मैंने सारे जो 1969 से लेके जितने भी नोबेल प्राइज़ विनर हैं मैंने उनको 2 पार्ट में अपने वीडियो में कराया है। मैं यहाँ पे आपको ऑलरेडी वीडियो के थंबनेल वगैरह, इसीलिए मैं यहाँ पे शो दिखा भी रही हूँ कि ऑलरेडी मैंने कराया है, बहुत टू द पॉइंट सारी चीज़ें, और क्वेश्चंस आए भी हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्रोनोलॉजी पूछी गई थी। गैट, WTO कि क्या है, क्या कब आया था, तो मैंने इसकी रिपोर्ट्स, नेम, हेडक्वार्टर, ये सारा कुछ मैंने एक वीडियो में कराया है। इसके पीछे आप अगर 2000 ये जून में अगर हम पेपर देखें तो जून के पेपर में राउंड्स पूछे गए थे, कॉन्फ्रेंस पूछे गए थे, ये भी मैंने ऑलरेडी कराया है वीडियो में। अब उसके बाद RRBs एंड नाबार्ड से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा था, तो RRBs 1975 में स्टार्ट हुआ था। अब क्या स्टेटमेंट था ये तो एग्जैक्टली याद नहीं है। एक NCOVA करके क्वेश्चन था जिसमें शायद ऑप्शन था ओनली क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव या बोथ, तो ये बोथ इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी और क्या था ऑप्शन ये नहीं पता। अब डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट किसने दिया है, तो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट ड्यूजेनबेरी ने दिया है।
ट्रेवल कॉस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि ट्रेवल कॉस्ट में क्या होता है, या हेड काउंट रेशियो से भी रिलेटेड शायद मैच ऑफ द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा था। अब वो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं याद है। उसके बाद इन्फ्लेशन रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा था, और इन्फ्लेशन रिलेटेड क्वेश्चन में आपसे कुछ शायद स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दिया था कि प्राइस बढ़ेगी, और इतना एग्जैक्ट नहीं याद है, तो इसलिए ये क्वेश्चन जब आएगा तो मैं उसको डिटेल में कराऊंगी। ट्रू फॉल्स, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और एवरेज, इससे भी आपसे ट्रू फॉल्स ऐसा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा था, तो ये भी पूरा क्लियर नहीं याद है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा ट्रू नहीं है, और ये सारे गोल्स दिए हुए थे आपको, तो कौन सा ट्रू नहीं है, गोल नंबर 13। फिर उसके बाद एक स्टेटमेंट भी दिया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कि ब्रुटलैंड कमीशन से शायद था, और किससे रिलेटेड है, या कौन सा कमीशन किससे रिलेटेड है, मैच करना था, तो ये भी आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद अगर हम एफडीआई लिमिट की बात करें डिफेंस सेक्टर में, तो एफडीआई लिमिट डिफेंस सेक्टर में कितनी होती है, तो डिफेंस सेक्टर में एफडीआई लिमिट 74% है, लेकिन ये ऑटोमेटिक रूट से है, कंपनी जो अप्लाई करती हैं। और अगर हम गवर्नमेंट रूट की बात करें तो ये पूरा 100% है। तो शायद आपके एग्जाम में गवर्नमेंट रूट से ही पूछा गया था, तो इसका ऑप्शन 100% करेक्ट था। फिर क्रोनोलॉजी, प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड क्रोनोलॉजी और थ्योरीज से भी क्रोनोलॉजी पूछी गई थी, और मैंने पूरी क्रोनोलॉजी जितनी भी थ्योरीज हैं उनकी ऑलरेडी मैंने कराई हैं। अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके, ये सारे वीडियो अभी भी हैं और आप उसको देख लीजिएगा। उसके बाद एनएफएचएस डेटा से पूछा था कि फीमेल का क्या है पर 1000 मेल पे, तो इसका आंसर 1020 ही करेक्ट है। अब नीति आयोग और जीडीपी, एनएफएचएस डेटा, इससे भी रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो आप लोगों को कराया है, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा कि कौन सा करेक्ट है, और आपको नेक्स्ट एग्जाम के प्रिपरेशन में भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट, ये तो हमारा इकोनॉमिक्स का था कि इतने सारे क्वेश्चन जितने रिकॉल हो पाए वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। कुछ के आंसर भी मैंने बताया हूँ, और जो स्टेटमेंट नहीं पता था उसके आंसर मैं यहाँ पे नहीं बता पाई हूँ। तो जब पेपर आएगा तो मैं आप लोगों को उसको सॉल्व करवाऊँगी। अब हम चलते हैं कि पेपर 1 का कैसा पेपर था, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 से ही हमारे कट ऑफ डिसाइड होंगे। अब पेपर 1 देखते हैं, तो पेपर 1 ओवरऑल ईजी था अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स। अब मैं यहाँ पे मैंने एक पोल भी कराया था जिसमें इकोनॉमिक्स के लिए लोगों ने बताया कि मॉडरेट, 60% लोग बता रहे हैं कि मॉडरेट है, 20% लोगों ने बताया कि इजी है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारा इकोनॉमिक्स का पेपर मॉडरेट था। हमें भले सब कुछ आता था पेपर में, क्योंकि पेपर बहुत फेमिलियर था, कुछ ऐसा नया नहीं था, लेकिन उसके जो क्लोज, उसमें गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि क्लोज ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थे उसमें, जिसमें हमें उसको अरेंज करना था, उसके क्लोज आंसर्स बहुत थे। तो हमें भले लगता है कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन उसके गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, तो वो मॉडरेट ही हम मानेंगे। और पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 ओवरऑल ईजी था। जैसे पहले कुछ भी पूछ रहा था, कुछ पूछ लेता था और हमें आंसर्स नहीं पता थे, बट इस बार ऐसा नहीं था, पेपर इजी था। तो पेपर 1 की वजह से हमारे कट ऑफ में हाइक हो सकता है। अगर हम चले कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ क्या होगा, तो पहले पिछले साल की कट ऑफ देखते हैं। सिर्फ हम इतने कट ऑफ देखेंगे तो पिछले साल का कट ऑफ यहाँ पे 154 था, ये नेट का। अगर हम जीआरएफ की बात करें तो 180 था। तो पिछली बार का पेपर टफ होने के बाद भी कट ऑफ इतनी गई है, तो इस बार सोचिए कि पेपर 1 इजी था, तो पेपर 1 इजी होने की वजह से कट ऑफ में बहुत ज़्यादा, अब ये 200 से ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये कट ऑफ बहुत हाई होने वाली है जनरल के लिए। ओबीसी के लिए भी ये, अगर हम इसके कंपैरिजन में देखें तो 180 तक जाएगा कट ऑफ, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी ये 180 और 89 तक, 180 से लेके 90 तक कट ऑफ होगा ईडब्ल्यूएस के लिए, जीआरएफ के लिए। और मे बी ये नेट के लिए हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से पेपर 1 इजी था कंपैरेटिवली पिछले एग्ज़ाम्स के, और पेपर 2 भी इजी था क्योंकि सब कुछ फैमिलियर थे, सारे क्वेश्चन से लोग फैमिलियर थे। ऐसा 23 की तरह क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे जो बहुत ही ज़्यादा मैथमेटिकल बेस्ड थे। इस बार क्वेश्चन इजी था कंपैरेटिवली, इवन जून के भी कंपैरेटिवली क्वेश्चन इजी थे, बट वो थोड़े ट्रिकी थे, गलत होने के चांसेस हो सकते हैं, बट फिर भी अगर हम देखें तो उसकी वजह से, दोनों की वजह से कट ऑफ हाई हो सकता है। तो
ये पूरा एग्ज़ाम का एनालिसिस था, आज के एग्ज़ाम का एनालिसिस। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस याद आए या कुछ क्वेश्चंस आप पूछना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और क्या कट ऑफ जा सकती है इसके बारे में भी आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो और ये एनालिसिस आप लोगों को थोड़ा आइडिया दे पा रहा होगा आज के एग्ज़ाम के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।